नमस्कार। इस वीडियो में बहुत ही ब्रीफ में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि माइंड हेल्थ क्लिनिक में हम किस तरह उपचार करते हैं कि व्यक्ति को आरोग्य या क्योर प्राप्त होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जड़ से बीमारी से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ थोड़ा सा जिक्र करूँगा पैलिएटिव केयर के बारे में भी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक केस स्टडी से। एक क्लास 1 ऑफिसर हु इज़ हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, करीब 15 साल से हाई बीपी की समस्या से ग्रसित थे। लगातार दवाई पर डे खा रहे थे रेगुलरली, और उनकी जो डोज है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती जा रही थी वर्षों के साथ ही। इसके साथ साथ जो शुगर है उसकी भी समस्या थी, यानी शुगर बढ़ती थी, और उसके लिए भी वो रेगुलरली शुगर की गोली खा रहे थे। इसके बाद बहुत ही प्रयासों के बाद जब कुछ दिन बात की, फिर परामर्श लेने का सोचा, तो क्योंकि अब पैसे की तो दिक्कत रहती नहीं है, तो बोले कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो कोइंसिडेंटली मैं कहूँगा उन्हें भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ठीक होंगे, और मेरा तो वैसे ही कुछ नहीं रहता है। तो जैसे तैसे वो आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद जब उनकी डिटेल केस टेकिंग की जाती है, उसमें भी करीब 40 मिनट पहले ही सिटिंग में टाइम लगा। इसके बाद टोटलिटी जो हमारे में करते हैं, या अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो असेसमेंट जब उनका किया, और इसके बाद कुछ और मीटिंग में, हाँ इसमें मैं बता दूं, पहली मीटिंग में जो किया, तो क्योंकि जो माइंड सेट है वो क्या है कि आपकी दवा से क्या होगा, तो उसके बाद मैंने टोटलिटी की और प्रिस्क्रिप्शन दिया। होम्योपैथी में कुछ बहुत ही पॉपुलर हार्ट के लिए या बीपी के लिए और शुगर के लिए सीजियम जम्बुलिनम जैसी कुछ दवाएं हैं पॉपुलर, उनको दिया, उनको प्रिस्क्राइब किया। थोड़ा सा इम्प्रेस हुए, और जाते ही एक हफ्ते बाद फिर से बुलाया फॉलोअप के लिए। तो आते ही उन्होंने कहा कि भाई आराम है आपकी दवाई में, अब हम क्या करें, दवाई बंद करें बीपी और शुगर की कि चलने दें। तो उस पर मैंने कहा कि वो आपकी स्वतंत्रता है, आपको जैसा करना है ठीक है। और क्योंकि अब बरसों का वो था, अनुभव था दवा लेने का, और उससे वो आराम भी पा रहे थे, भाई बीपी उनका रेगुलेट हो रहा था। इसके बाद जब अगले सेशंस में कुछ लगातार कॉन्सिक्यूटिव सेशन जो कि रेगुलरली हुए, वीकली हम कह सकते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत तो अल्ट्रेशन मरीज करते ही हैं, 7 दिन बाद बुलाओ 10 दिन बाद आते हैं, कभी 15 दिन बाद आते हैं। तो वो सब झेलने के बाद जैसे ही कुछ मीटिंग हुई तो उनके वर्क प्लेस के बारे में बात हुई, कैसे काम करते हैं, तो पता चला कि बहुत ही गंभीर है काम को लेकर के। कई बार तो रात को 2 बजे 1 बजे उठ कर के भी कार्यालय चले जाते हैं, जैसे वो 3 इडियट में डायरेक्टर सर नहीं रहते, कौन से वो मूर्ति, भूमनी रानी, वायरस, हाँ। तो जैसे वो आधी रात को उठ के चले जाते हैं, तो कुछ उसी तरह से उनकी वर्क प्रोफाइल थी। कहने का मतलब है बटरिंग में लगे हुए जो खासतौर से डी ग्रुप के लोग हैं, तो अब उनने कहा सर ऐसा हो रहा है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, कंस्पिरेसी कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें उनके कान में डाली जाती थी, और उसके बाद उनको एज अ कठपुतली कोई भी कैसे भी नचा लेता था। खासतौर से अब कौन इतनी बटरिंग कर पाता है, तो जो 2-4 लोग थे वो कैसे भी करके नचाते थे और कंस्पिरेसी क्रिएट करते थे। तो हाँ, अब इसके साथ साथ जैसे कुछ भी होता है, इसके अलावा आप देख ही रहे हैं आजकल पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट में टांग खींचने वाले भी बहुत लोग रहते, खासतौर से जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का पद हो और लाखों की सैलरी हो और करोड़ों का बजट हो, तो मुसीबत और हो जाती हैं, बैठे बिठाए मिलती हैं। तो अब इसमें क्या था कि कुछ भी हो, मतलब उनका परफेक्शन की ओर जाने का प्रयास था, और बहुत से मामलों में अगर कोई एग्जीक्यूशन करना है डिसीजन का तो वो कर नहीं पाते थे।
अक्षमता रहती थी। तो अक्षमता के लिए जस्टिफाई करने के लिए रिग्रेशन, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म साइकोलॉजी में एक होता है, जिसमें कि आप अपना जब बचाव करते हैं, कोई निर्णय लेना है लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप सुप्रीम अथॉरिटी को या जो उच्च अधिकारी हैं उनको वो जस्टिफाई करते थे कि हमारी बीपी बढ़ रही है, परसों बीपी बढ़ गई थी, चक्कर आ गया था, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, और जो पर्चे रहते हैं वो भी दिखा देते हैं। डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है, शुगर बढ़ गई है, मान लीजिए मीटिंग चल रही है, डांट पड़ रही है, तो तुरंत बोल दिया कि हमें बीपी या शुगर की बीमारी लेना है, बढ़ गई है। तो इस तरीके से जो प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म है विच इज अ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, वो अधिकारी के वर्क प्लेस पर उनका एक लाइफ स्टाइल बन गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको अपने कार्यालय में साबित करना है कि हम बहुत मेहनती हैं। तो मेहनती के लिए कोई भी आपको दिन रात कुछ भी बता रहा है, फ़ोन लगा रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, वीडियो भेज रहा है, और आप उसमें बेवजह एक तरह से जैसे वो जेम्स बॉन्ड जैसा एक्ट रहता कि हम देखें कौन हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहा है, तो उसमें उलझे हुए हैं। तो जो जड़ है बीमारी की वो क्या निकली यहाँ पर, हाँ, इसके साथ ही वो पहली मीटिंग में ही जो डाइट और रेजिमेन है, बंदा सुबह 4 बजे से एरोबिक्स, एक्सरसाइज, वॉक करीब आधे से 1 घंटे रेगुलर कर रहा है। भाई अधिकारी है तो कोई वो नहीं है रोक टोक, तो नियमित रूप से आप वॉकिंग कर रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, शाम को भी जो रिकमेंडेशन इसके पहले वर्षों से, जैसे मैंने बताया 10 साल से वो बीपी और शुगर की गोली खा रहे हैं, तो डॉक्टर हमेशा लाइफ स्टाइल के लिए प्रमोट करते हैं या प्रोत्साहित करते, और उन सभी इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है लाइफ स्टाइल एकदम रेगुलर है, आपका डाइटरी रेजिमेंट मतलब कोई भी ऐसा कोलेस्ट्रॉल या ऐसी कोई भी डाइट उनकी नहीं, दारू भी नहीं पी रहे हैं, मतलब मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं कर रहे हैं, और कोई भी चक्कर नहीं है, बंदा एकदम समर्पित व्यक्ति, अधिकारी अपने काम के लिए बिल्कुल समर्पित। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो अब पता नहीं मैं कैसे शब्दों में बताऊं, लेकिन ये साइकोथेरेपी का पार्ट होता है। तो कंक्लूड क्या किया, जब और डिटेल में जाया गया तो कोई भी ऐसा पॉजिटिव फैक्टर नहीं था जो बीपी को ट्रिगर करे। केवल ओवरऑल जब जाते हैं तो देखते हैं कि अगर हम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो नर्वस सिस्टम की एक डिवीजन होती है, जिसमें कि व्यक्ति फाइट और फ्लाइट के लिए रेगुलेट होता है, अलर्टनेस शो करता है, तो सिंपैथेटिक अराउजल बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से प्रोग्रेसिवली फिजियोलॉजिकल बीपी बढ़ता है। अब उसी समय अगर आप बीपी चेक करेंगे तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ये कैसे पता किया, क्योंकि जब 30 से 40 मिनट वो हमारे सामने बैठे और उसके बाद दोबारा से बीपी लिया, हंसी मजाक मस्ती करते हुए, तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था बीपी बिना किसी मेडिकेशन के। जो पहले इनिशियली यानी 30 मिनट पहले 160 के करीब रिकॉर्ड हुआ था कुछ सेशंस में, और वो लगभग 30 से 40 मिनट बाद काफ़ी डाउन या ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गया था। तो कहने का मतलब है जैसे ही वो रिलैक्स हुए, सिंपैथेटिक अराउजल के जो कॉन्ट्ररी डिवीजन है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन मैकेनिज्म, इसके साथ ही बीपी रेगुलर हो गया। इसके बाद जैसे मैंने बताया शुगर के लिए मैंने दवा दी थी, अधिकारी हैं तो दिन में 2 बार 4 बार हर बार खाने के बाद रिकॉर्ड कर रहे, तो उसमें भी प्रोग्रेसिवली आपको बेनिफिट मिला। तो जैसे मैंने बताया वहाँ पर जो जड़ थी वो क्या थी, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे, जैसे कि नाम मैं ले दे रहा हूँ, अगर आप क्या कहते हैं प्रश्न करेंगे या कमेंट्स होंगे या कोई मैसेज करेंगे तो मैं प्रयास करूँगा उसका भी जवाब देने का। तो वहाँ पर जो बीपी और शुगर के लिए 10 साल से दवा खा रहे हैं, जो जड़ थी वो क्या थी, फैक्टिशियस डिसऑर्डर, मतलब अनकॉन्शियसली
यानी अचेतन के कारण ही बिना किसी प्रयास के वो अपने आप को बीमार अवस्था में महसूस करते थे। और इसके लिए आप लगातार जैसे इन्वेस्टिगेशन भी करा रहे, आप बीपी और उसकी दवाएं भी खा रहे हैं, ठीक है। तो ये अनकॉन्शियसली होता है कि आप बीमार महसूस करते हैं और एज अ रिजल्ट आपका शरीर भी बीमार महसूस कराता है। इसके अलावा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी थी और प्रोजेक्शन के लिए आपको अधिकारियों से बचना है, आपको कार्यालय में बचना है, तो आप ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के तहत खुद को अधिकारी सिद्ध करने के लिए आप सहारा लेते हैं बीपी और आपका जो शुगर है उसका। ये कैसे हुआ? जब उनको आराम मिल गया। तो आप जस्ट इमेजिन करिए, एक बीमारी जो केवल वो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं खासतौर से पेंशनर जिनकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा होती है कि वो उसी का हिसाब लगाते रहते हैं जिंदगी में कि हमें बीपी की गोली खाना है, शुगर की गोली खानी है कि नहीं। और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे अस्थमा एक हो गया, ये भी साइकोजेनिक। भाई इसमें अगर हम देखें एलोपैथी में क्योर नहीं होता है, अस्थमा में कहाँ क्योर है, आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स ले लिए और आपकी जो श्वास की समस्या है वो दूर हो जाती है। उसी तरह से बीपी में इलाज नहीं होता है, कहाँ होता है, आप क्या करते हैं, आप वो ड्रग्स लेते हैं जो ब्लड प्रेशर को चाहे वो पतला करके, चाहे वेसल्स को डायलेट करके, या आपकी हार्ट की मसल जो मायोकार्डियम है उन पर असर करके, और यानी उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा करके आपकी कार्डियक फंक्शनिंग को मैनेज करता है, नॉट क्योर करता है। होम्योपैथी में बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और हम प्योरली क्योर की ओर जाते हैं। तो चाहे टोटलिटी से जाएं, चाहे हम साइकोथेरेपी से जाएं, और जब कलेक्टिवली किया तो बहुत ही ड्रामेटिकल या हम कहें चमत्कारी बदलाव मिलता है। लेकिन अब फिर क्या हुआ, अब अधिकारी साहब को भरोसा ही नहीं हो रहा कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो फिर यहाँ पर भाई लाइफ में जो आपका हिस्सा रहा है काम से ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि दिखते रहने की प्रवृत्ति है। तो अब जो आप दिख रहे हैं, जो आपका बचाव है, जब वही खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, तो आप शून्य सा महसूस करेंगे। तो अल्टीमेटली फिर आप डॉक्टर के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या फॉलोअप के लिए लापरवाह हो जाते हैं और फिर वही जो आपकी स्थिति है वो रिस्टोर हो जाती है, वही बीमारी वाली। तो बहुत सारे लोग बीमारी को जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। इन बीमारियों में कुछ मैं नाम बता दे रहा हूँ, जैसे आपको हार्ट की बीमारी हो गई, आपको अस्थमा की बीमारी हो गई। इसमें भी जो इनहेलर या दवाएं हैं वो क्या करती हैं, ब्रोंकोडायलेटर पैसेज को फैला देती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एग्जीग्रेशन से होता है, इमोशनल एग्रीगेशन से, साइकोजेनिक ओरिजिन से। जब भी आप चाहे शारीरिक वो हो, क्या बोलते हैं, वही सिंपैथेटिक एक्टिविटी, या वो मानसिक ओरिजिन से, जैसे टेंशन वगैरह हो, एंजाइटी हो, दोनों में ही अटैक आता है अस्थमा का। और फिर ब्रोंकोडायलेटर्स इनहेलर के फॉर्म में आप लेते हैं, जिंदगी भर लेते हैं, क्योंकि जड़ पे काम ही नहीं कर रहे, वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहलाता है। इसी तरह से एक होता है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। ठीक है, हमने कुछ खाया, पेट खराब हो गया, गुड़ गुड़ कर रहा है, गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, नंबर्स ऑफ डिजीज, लेकिन जब आप जांच कराते हैं तो पाते हैं कोई बीमारी नहीं है, यानी सभी जो जांचें हैं वो नॉर्मल आती हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। ये भी साइकोजेनिक ओरिजिन का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और ये दवाएं कमाल का चमत्कारी असर करती हैं। इसके अलावा एक और बीमारी होती है, दैट इज इन्फ्लेमेटरी बॉवेल सिंड्रोम। मान लीजिए कुछ मिल गया फाइंडिंग, आपके गट्स में यूएसजी में कुछ फाइंडिंग मिल गई, सूजन मिल गई हाथों में, लेकिन आप परहेज कर रहे हैं, बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये साइकोजेनिक ओरिजिन का हो सकता है। इसके अलावा नंबर्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिनमें कि आपको डॉक्टर्स भी कहते हैं, एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं कि भाई ऑटो इम्यून है, तो
तो जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जिसका काम है आपको बीमारियों से बचाना, लेकिन ऑटो इम्यून में क्या हो रहा है, वो एक नॉर्मल सी स्टिमुलाई को परसीव कर रही है एज एन थ्रेट और उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे एलर्जी में होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई धूप से, धूल से, धुआं से, कोई खुशबू से, कोई दूध से, कोई अंडे से, कोई मीट से एलर्जी हो जा रही है, मतलब ये सारी चीजें नॉर्मल है, लाइफ का हिस्सा है। लेकिन किसी किसी की बॉडी ज्यादा रिएक्टिवेट हो जाती है, उसमें उसको थ्रेट महसूस करती है और इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी पाया गया है कि लॉन्ग टर्म अगर कोई डिस्ट्रेस में है या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो ये होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इन सब, अभी कोरोना में भी अपन ने देखा था कि अगर हमें कोप करना है उस वायरस से, या नंबर्स ऑफ वायरस जिनका कोर्स डेफिनेट होता है, कोई भी एंटीवायरल या एंटीबायोटिक तो वैसे भी कुछ नहीं करती हैं, तो वायरस में ज़्यादा कुछ दबाव का रोल होता नहीं है, वो आता है अपनी मर्जी से, attain a progressive a constant state and resolve or patient become free from illness with or without treatment। ये वायरस में होता है, अपने हनीमैन साहब ने कहा था। एनीवे, तो इसके अलावा कुछ और बीमारी है जैसे हिस्टेरिया, ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है, स्पास्मोडिक पेन होता है, तेज दर्द होता है। और ये भी ऐसा देखा गया है कि जब भी वो चैलेंजिंग सिचुएशन में आती हैं तो एक ऑरा होता है और उनको पेट में तेज दर्द होता है, विच रिफर्स टू द हिस्टेरो मीन्स यूट्रस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हिस्टीरिया। और बीमारी होती हैं जैसे, बताओ कोई नाम अगर याद आ रहा हो तो। एक मिनट, हम रेफरेंस देके ले रहे हैं केसेस में, ठीक है। हाँ, एक और मिलाज्मा है, मिलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि पिगमेंट, जैसे भी कोई भी व्यक्ति तेज धूप में जाता है तो बॉडी यूवी रेस से या सूरज से बचाने के लिए एक पिगमेंट रिलीज करती हैं और शरीर में कुछ समय के लिए डार्कनेस आ जाती है, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या है, साइकोजेनिक ओरिजिन से, बिना किसी कारण से ही बॉडी पिगमेंट रिलीज करती है, ठीक है। आप ढूंढते रहो, जांचें कराते रहो, लेकिन तो कहाँ करेगी, जो सूरज से, मतलब सन एक्सपोज एरिया है, जैसे माथा हो गया आपका, चीक हो गए, तो उसमें देखे होंगे लोगों को तवा पड़ जाते हैं। अब वो इलाज करा रहे, कई तो लेजर करा रहे हैं, लेकिन जड़ पे कोई काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो जिंदगी का हिस्सा जिंदगी भर इसी तरह से निकल जाती है। बाद में बोले अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या करें, ठीक है। तो यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी तक कराते हैं, बाकी तो छोड़िए। जबकि ये एक साइकोजेनिक ओरिजिन, बहुत इसका पॉपुलर या डोमिनेंट कॉज होता है, जिसमें कि नंबर्स ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। और होम्योपैथी में टोटलिटी और साइकोलॉजी में साइकोथेरेपी से हम इसे असेस करते हैं और मैनेज करते हैं। दूसरा, माइग्रेन। माइग्रेन तो सुना है ना, दोस्तों में मिलता है। तो माइग्रेन क्या है, देखिए आमतौर पर जैसे कुछ नहीं समझ में आया तो बोल दिया माइग्रेन है, हालांकि जब और ज़्यादा, इसका भी एग्जैक्ट कॉज अननोन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हेडेक होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेन किलर से भी आराम नहीं मिलता है उसमें, इस तरह का हेडेक होता है। हाँ, जैसे चाय पीने या अंधेरे कमरे में रहने में आराम हो जाता है, कई बार आधे सिर में होता है, कई बार पूरे में होता है। तो माइग्रेन में क्या होता है, जैसे एक हार्मोनी कहेंगे, थायराइड से रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन जनरेट रिलेटेड पेप्टाइड, इसकी मात्रा इंक्रीज मिलती है किसमें, माइग्रेन में। लेकिन अब भाई इसको क्या गरज पड़ी है, तुम्हारी थायराइड जैसे दुनिया भर की सब आदमियों की है, सभी लोगों की है, ऐसी तुम्हारी है। तो कौन ट्रिगर कर रहा है, कौन सी फैक्टर हैं कि जो ये हार्मोन का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहे हैं, तो मोस्टली सेकेंडरी होगी। तो जो प्राइम है, प्राइम कॉज, जड़, वो तो आपकी माइंड ही कहलाएगी।
तो इसमें भी मेंटल डिसऑर्डर एसोसिएट होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। हम उन्हें आसानी से मैनेज करते हैं और रोगी को बहुत चमत्कारिक इसमें लाभ मिलता है बिना किसी साइड इफेक्ट के, ना कोई दवाई का झंझट, जब इच्छा हो खाओ, नहीं हो नहीं खाओ, कम ले लो ज़्यादा ले लो, पोटेंसी का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, तो माइग्रेन में इस तरीके से काम करती है। इसके अलावा हाँ एक और है भैया, बाल झड़ रहे हैं, लोग कितना खर्च करते हैं, हजारों हजारों, पता नहीं आजकल तो घातक सर्जरी तक कराते हैं जिसमें कई बार एक्सीडेंटली डेथ भी हो गई मरीजों की। तो अब ये मेलाज्मा हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन, हेयर फॉल हो गया, ये कोई ऐसे रोग थोड़ी है कि तुम जान का जोखिम ले लो तुम सर्जरी कराओ। बात समझ में आ रही भाई? आप मन पे विजय पालो और ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। हाँ कोई मामूली जैसे इन्फेक्शन वगैरह है, फंगस जैसे होते हैं, कई बार जेनेटिक होता है कॉज, तो इनमें बहुत अच्छी दवाएं हैं हमारे पास, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई महंगा भी नहीं है कि तुम्हें पॉलिसी लेना पड़े। वैसे भी अपने में पॉलिसी तो काम ही नहीं करती, इसीलिए नहीं, क्योंकि इतना सस्ता इलाज है कि तुरंत ठीक हो जाना है। तो इस तरीके से वो सारी बीमारियां इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज या WHO की जो बताई गई हैं, जिनमें कि एग्जैक्ट कॉज अननोन होता है या इडियोपैथिक ओरिजिन की होती हैं, उन सभी में मोस्टली कॉज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मानसिक रोग माने जाते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये माइंड हेल्थ क्लिनिक पर जो चिकित्सीय स्टेप लिए जाते हैं काम करते हैं। अगर और भी कोई प्रश्न है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट बुक करें तब कोशिश करें कि आप केवल अपनी कष्ट को बताएं, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दें और आपका जो करियर या लाइफ है आप उस पर फोकस करें। अगर ये आपको चाहिए बेहतरीन लाइफ, बेहतरीन करियर, तो आप उसको देखिए, बीमारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इसी के साथ ही मैं आज की बात अपनी समाप्त करता हूँ। थैंक यू।